सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर कॉमर्स, यूजीसी नेट, जेआरएफ की हर यूनिट को कवर कर रहे हैं, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर रहे हैं, जिसपे मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुप पर और फेसबुक पेज पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो देखो AS5 जो है वो कैसे डील करता है, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पर देखो, मैंने एक P&L बनाया हुआ है। P&L में ये सारे एक्सपेंसेस हैं, ये सारे 1 बाय 1 एक्सपेंस है। मैंने यहाँ एक्सपेंस लिखा है, ठीक है। एक्सपेंस में आप जो भी एक्सपेंस आप यहाँ पे लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, लाइक रेंट, ठीक है, सैलरी, ये सारे हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। इसके थ्रू देखो यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है, यहाँ पर हमारी सेल होती है, ठीक है। तो जो AS5 है वो क्या कहता है, AS5 कहता है कि जो मेन एक्सपेंस है जिसे आपको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत है, कुछ ऐसे एक्सपेंस जिन्हें आप डिस्क्लोज करेंगे, उनसे हम उनको डिस्क्लोज करना है, और उस एक्सपेंस से हम कैसे डील करेंगे, ये डील करता है AS5 हमारा, ठीक है। तो AS5 किस से डील करता है, वो एक्सपेंसेस जिन्हें शो करना बहुत ज़रूरी है, जिन्हें डिस्क्लोज करना अलग से सेपरेट दिखाने की ज़रूरत होती है, उससे डील करता है हमारा AS5। तो हम AS5 के लिए एक डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पर। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो है, दिस इज़ मैंडेटरी इन नेचर फॉर ऑल एंटिटी। ये जो AS5 है ये ऑल एंटिटी के लिए क्या कहे, मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है कि आप इसे छोड़ दो। तो इसको सबको ही मानना पड़ता है, सारी एंटिटीज़ को, ठीक है। और ये हम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस जो है स्टेटमेंट, उसमें क्या क्या चीज़ें किस आइटम को हम यहाँ पर शो करेंगे। तो देखो, फर्स्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। सेकंड पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम प्रायर पीरियड आइटम, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी आइटम। फोर्थ पॉइंट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। फिफ्थ पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो हम इन पॉइंट को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से इनमें जो है चेंजेस होते हैं और वो प्रॉफिट एंड लॉस पे कैसे इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम। तो सबसे पहला जो वर्ड है यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कौन से होते हैं, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो आइटम होते हैं जिनका बिजनेस से कोई लेन देन नहीं होता। मतलब वो जो ट्रांजैक्शन है, यानी कि जो लॉस हो रहा है वो बिजनेस से लेन देन नहीं है उसका, और जो प्रॉफिट है वो बिजनेस की डे टू डे लाइफ पर इम्पैक्ट नहीं करता, ठीक है। अब जैसे कि कोई सेल करी बिजनेस में, जो है एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझते हैं हम। जो ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने क्या किया, इसने किसी एम्प्लॉय को सैलरी दे दी। क्या करी, एम्प्लॉय को सैलरी दे दी। तो ये तो क्या है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। अगर बिजनेस में एम्प्लॉय काम करेगा तो उसको सैलरी तो दी जाएगी, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होते हैं, जो बिजनेस से उसका लेन देन नहीं होता। जैसे कि अगर अर्थक्वेक आ गया तो उसका बिजनेस से कोई लेन देन थोड़ा ना है भाई, अर्थक्वेक आ गया, आपका स्टॉक खराब हो गया, ठीक है। तो वो क्या है, हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करा जाएगा, अलग से डिस्क्लोज किया जाएगा, ठीक है। तो ये AS5 हमारा इसी से डील करता है कि किस तरीके से उसको अलग से दिखाना है। जो कुछ एक्सपेंसेस हैं जिन्हें आप अलग से दिखाओगे, कुछ ऐसे लॉसेस जिन्हें आप अलग से डिस्क्लोज करोगे। तो देखो, एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर बनाया है, मिस्टर एक अमर है। अमर जो है एक बिजनेसमैन है XYZ कंपनी का, ठीक है। उसकी कंपनी में क्या होता है, अचानक से आग लग जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, एक इमेज मैंने यहाँ लगाई है आग लगते हुए, ठीक है। तो अब क्या होता है, इस आग की वजह से उसको काफ़ी सारा लॉस हो जाता है, काफ़ी स्टॉक उसका जल जाता है, ठीक है। तो अब जो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जब वो दिखाएगा तो उसको ये अलग से दिखाएगा, ये क्योंकि उसका लॉस है, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। अब आग रोज़ रोज़ तो लगती नहीं है उसके बिजनेस में, ना ही ये उसका वर्क है, ठीक है। तो इसको वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में अलग से डिस्क्लोज करेगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। यहाँ पर हम थ्योरेटिकल देख लेते हैं। प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम इनफ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन नॉट रिलेटेड टू ट्रेड। तो मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है, जो ट्रेड से रिलेटेड नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लॉस फ्रॉम अर्थक्वेक, मैंने आपको बताया कि अर्थक्वेक आ गया तो फिर ये उसका क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। लॉस फ्रॉम फायर, थीफ,
तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, इसका बिजनेस की डे टू डे लाइफ से इसका लिंक नहीं होता, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम शुड बी डिस्क्लोज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन सच अ वे दैट इट्स इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी सीन। तो इसको इस तरीके से दिखाना, इस आइटम को इस तरीके से शो करना कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस पे, वो अलग से देखा जा सके, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, मतलब अर्थक्वेक क्या अगर आया तो उसकी वजह से जो लॉस हुआ उसको अलग से डिस्क्लोज करना, और उसकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या फ़र्क पड़ा उसको भी अलग से यहाँ पर बताना, ठीक है। एक मैं यहाँ पर दिखाती हूँ आपको, ये देखो एक स्टेटमेंट है, दिखाई है मैंने यहाँ पर कि प्रॉफिट एंड लॉस में कि रेवेन्यू जो ऑपरेशन से होता है बिजनेस से, ठीक है, वो यहाँ पर आपने अमाउंट लिखा, कोई अदर इनकम हुई तो आपने यहाँ पर लिखा, ठीक है। टोटल इनकम जो हुई, एक्सपेंडिचर जो भी एक्सपेंडिचर है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, जो लॉसेज हुए, ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट, कुछ एक्सपेंसेस, कुछ जो है पॉलिसीज में चेंज हुई, ये 2 पॉइंट मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पर अमाउंट आ जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आइटम है उनको यहाँ पर अलग से डिस्क्लोज करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने जो फिंगर बनाई है इंपॉर्टेंट, कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो हैं उसको यहाँ पर आप शो करोगे, ठीक है। अभी ये प्रायर पीरियड मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। पहले आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ लो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम यहाँ पर अलग से शो किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो यहाँ पर प्रॉफिट निकल जाएगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होते हैं उसको अलग से डिस्क्लोज करना, उसको यहाँ पर एक्सपेंस में डिस्क्लोज नहीं करना कि एक्सपेंस लिखा आपने और वो डिस्क्लोज हो गया, नहीं, उसको सेपरेट डिस्क्लोज करना, उस आइटम का नाम लिखकर और उसको अलग से यहाँ पर डिस्क्लोज करना, ठीक है। तो जो देखो यहाँ पर जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम प्रायर पीरियड दैम आइटम। तो अब ये कौन सी आइटम होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रायर की बात हो रही है, तो प्रायर का मतलब ये होता है कि पहले, पहले पीरियड मतलब पिछले साल की बात हो रही है। तो देखो यहाँ पर जो है अमर है, अमर की एक कंपनी है XYZ कंपनी में जो अमर है वो उसका ऑनर है, ठीक है, और वो एंट्रीज को यहाँ पर देखता है, ठीक है। अब जब उसने एंट्रीज को देखा, एक साल की जो ट्रांजैक्शन है यहाँ पर देखो, सैलरी, रेंट, फाइनली उसका नेट प्रॉफिट आ गया, सेल जो हुई वो यहाँ पर लिखी है। तो अब उसने सारे आइटम देख लिए, उसके बाद यहाँ पर उस पर क्या करा, डायरेक्टर के थ्रू उसने साइन करवा लिया, तो उसकी डन हो गई बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जब डायरेक्टर के साइन हो जाते हैं तो उसके बाद उसमें चेंजेस नहीं होते। तो अब ये जो बैलेंस शीट है ये अब ये फाइनल मानी गई है, ठीक है। अब अमर को बाद में रियलाइज़ हुआ, जब डायरेक्टर ने साइन कर दिए, जब उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते, अमर को बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो एक एंट्री भूल गया है, फॉरगॉट वन एंट्री, कोई एक एंट्री थी जो वो भूल गया, कोई एक एक्सपेंस, सपोज रेंट जो है उसने थोड़ा ज़्यादा पे किया था या एक और फैक्ट्री का रेंट पे करा था, तो वो उसने यहाँ पर शो नहीं करा। अब ये अमर को बाद में पता चला है, ठीक है, ये जब पता चला है जब डायरेक्टर साइन कर चुका है उस बैलेंस शीट पर, तो क्या होगा, अब ये क्या वो एक्सपेंस दिखाए ना, तो भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जो उसके एक्सपेंस हुए उसे वो दिखाए ना। तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट ईयर जब प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा तो वो नेक्स्ट ईयर यानी कि अगले साल जब उस अमाउंट को दिखाएगा, सपोज रेंट था जो वो भूल गया था, रेंट उसने जो दूसरी फैक्ट्री का पे करा था वो दिखाया नहीं, तो वो क्या करेगा, इस साल यानी कि नेक्स्ट ईयर वो इसको दिखाएगा, लेकिन रेंट के नाम से नहीं, वो क्या लिखेगा, PPI यानी कि प्रायर पीरियड आइटम, यानी कि पिछले साल का जो आइटम है उस आइटम को यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई ये दिखाया तो फिर अब प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या होगा, इसका इम्पैक्ट देखा जाएगा, तो हाँ देखा जाएगा, और इस आइटम को यानी कि PPI को अलग से डिस्क्लोज किया जाएगा कि पता चल सके ये जो आइटम है ये प्रीवियस ईयर की, इस ईयर की नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम प्रायर पीरियड आइटम, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है वन आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंस रिलेटिंग टू अर्लियर ईयर नॉट रिकॉर्डेड इन प्रीवियस ईयर ड्यू टू एरर, मतलब किसी एक गलती के कारण की क्या हो सकता है, वो अकाउंटिंग में उसको रिकॉर्ड करना भूल गया हो या गलती से गलत रिकॉर्ड कर दिया हो, और ओमिशन, ठीक है। दिस आइटम शुड बी डिस्क्लोज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
उस आइटम को क्या कर रहे हैं, डिस्क्लोज करना है, दिखाना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन सच अ वे दैट इट्स इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है वो भी आपको यहाँ पर दिखाना होगा। तो देखो जो मैंने वहाँ पर अभी आपको दिखाया था स्टार्टिंग में यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो लिखा है ना प्रायर पीरियड आइटम, तो उसको भी यहाँ पर अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो आपको आइटम दिखाना ही है, प्लस प्रायर पीरियड आइटम जो भी वो आइटम होगा, जो भी उसका अमाउंट होगा, उसको भी यहाँ पर अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट। दो पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और प्रायर पीरियड आइटम। ठीक है, थर्ड पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी आइटम। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन या बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती, लेकिन ऑर्डिनरी आइटम क्या होता है, ऑर्डिनरी का मतलब है कि बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस से जो रिलेटेड है उन आइटम्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, दिस आर आइटम of profit and loss arising from ordinary transactions. These are principal revenue generating. तो ये कौन से आइटम होते हैं जो रेवेन्यू को जनरेट करते हैं। अब जैसे सपोज जो बिजनेस है उसका शर्ट बनाने का बिजनेस है, तो जो शर्ट वो बेच रहा है, शर्ट बेच के जो उसे इनकम हो रही है, तो वो उसकी क्या है, ऑर्डिनरी आइटम है। ठीक है, क्योंकि उससे उसकी इनकम हो रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये मुख्य होती है रेवेन्यू जनरेट करने में। तो जो उसकी इनकम जनरेट करने में उसका मेन सोर्स वो होती है। ठीक है, आइटम एंड आइटम इंसिडेंटल टू इट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो देयर आइटम कैन बी ऑफ टू टाइप, ये दो तरीके की हो सकती है। एक आइटम दोज डिस्क्लोज इज रिक्वायर्ड, कुछ ऐसी आइटम जिसको डिस्क्लोज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कुछ ऐसी आइटम द आइटम दोज डिस्क्लोज इज नॉट रिक्वायर्ड, जिसकी डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब जिसकी डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है वो आइटम कौन से हो सकते हैं कि ठीक है आप उसे एक्सपेंस में दिखा सकते हो। सपोज कोई छोटा मोटा खर्चा हुआ, अब शर्ट बनाने का जो है काम है, उसमें कोई छोटा कोई एक्सपेंस हो गया तो आप उसको एक्सपेंस में लिख सकते हो, उसको ज़रूरी नहीं है अलग से डिस्क्लोज करना। ठीक है, तो उन आइटम को तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे आइटम जिन्हें आपको डिस्क्लोज करना होगा, वो आइटम कौन से हो सकते हैं, देखते हैं वन बाय वन। तो फॉलोइंग आर ऑर्डिनरी आइटम दोज डिस्क्लोज रिक्वायर्ड इट इज बिकॉज ऑफ देयर नेचर और साइज। तो ये क्या कर सकते हैं, ये जो है इनको दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं वन बाय वन पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है फिक्स एसेट्स, ठीक है, और सेकंड सेल ऑन इन्वेस्टमेंट, थर्ड लिटिगेशन एंड एक्सपेंस, फोर्थ लिटिगेशन सेटलमेंट एक्सपेंस, नेक्स्ट इज डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, नेक्स्ट रिवर्सल ऑफ प्रोविजन फॉर कंस्ट्रक्शन। तो अब इन्हें वन बाय वन समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, ऑर्डिनरी आइटम। अब ऑर्डिनरी की बात हो रही है तो यहाँ बिजनेस की जो वो है मेन सोर्स उसी की बात होगी। ठीक है, कि उससे रेवेन्यू जनरेट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब सपोज ये जो अमर है, अमर का जो काम है वो क्या है, ये पेपर मशीन से बुक प्रिंट करते हैं। ठीक है, कॉपीज़ होती हैं जो बुक होती हैं वो बनाते हैं अमर। ठीक है, तो अब ये मशीन जो है, इस मशीन में कुछ सपोज ये जो नट वगैरह है कुछ प्रॉब्लम कर रही है, तो अमर ने सोचा कि अब इस मशीन को हम बेच देते हैं और इसके बदले एक नई मशीन ले लेते हैं। तो इस मशीन को जब इसने बेचा अमर ने इस मशीन को, जिससे वो क्या करता है, उससे वो काम करता है। ठीक है, उससे उसका मेन जो है रेवेन्यू जनरेट होता है। उस मशीन को उसने बेच दिया, सपोज उस मशीन को उसने बेचा 50 लाख में, हालांकि जो उसकी वैल्यू थी वो थी 55 लाख। कितनी वैल्यू थी, 55 लाख, लेकिन उसने 5 लाख में बेच दिया। तो जो 5 लाख का जो उसको नुकसान हुआ, कितने का हुआ, 5 लाख का, 50 की बेची ना, 55 की थी, तो 5 लाख का जो है उसे लॉस हो गया। तो इस लॉस को अलग से शो करना ऑर्डिनरी में। ठीक है, ऑर्डिनरी आइटम में, क्योंकि ये इसका बिजनेस का काम था और उसने वो मशीन को क्या कर दिया, लॉस में बेच दिया, क्योंकि वो बहुत प्रॉब्लम कर रही थी, इसलिए उसने सोचा चलो इसे बेच देता हूँ, जितना भी इससे पैसे मिले उसके बाद वो नई मशीन उससे परचेज कर ले। तो ये क्या हुआ, ये सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो उसकी फिक्स्ड एसेट्स थी। फिक्स्ड एसेट क्या होता है, फिक्स्ड एसेट तो आपको पता होगा, जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करने के लिए परचेज करते हैं। जैसे कि ये मशीन, अब मशीन को वो रोज़ रोज़ तो खरीदता और बेचता नहीं है ना, मशीन उसने लगाई और उससे वो क्या करता है, उससे काम करता है। ठीक है, तो ये हमारी फिक्स्ड एसेट्स कहलाती है। ठीक है, करंट एसेट्स होती है जिसे आप जल्दी कन्वर्ट कर सकते हो 1 साल के अंदर कैश में। ठीक है, सपोज ये बुक इसके करंट एसेट्स है जिसे वो बेचकर आराम से अर्न कर सकता है इनकम। ठीक है, तो फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स बोथ आर डिफरेंट थिंग।
तो यहाँ पर जब उसने बेचा उसे, तो उसको क्या हुआ, 5 लाख का जो लॉस हुआ उसको वो अलग से वहाँ शो कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब कोई इन्वेस्टमेंट है, उसको उसने या तो खरीदा तो उसको या तो प्रॉफिट हुआ या तो लॉस हुआ। सपोज ये अमर है, अमर ने एक इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया, ठीक है, और उसे जो प्रॉफिट है वो 5 लाख का हो गया। अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो 5 लाख का अलग से शो करे। अगर उसे लॉस हो गया, क्या हो गया, लॉस हो गया 3 लाख का, तो वो उसे भी यहाँ पर शो करेगा। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा उसको सेल में, इन्वेस्टमेंट सेल करने पे, तो उसे क्या करेगा, शो करेगा। देखो एक यहाँ इमेज लगाई, हाई इन्वेस्टमेंट नो स्ट्रेटजी प्रॉफिट क्वेश्चन मार्क लॉस। तो स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अमर कैसी स्ट्रेटजी बनाएगा कि उसको लॉस हो या प्रॉफिट हो, जो भी होगा वो उसे डिस्क्लोज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है लिटिगेशन एक्सपेंस। अब लिटिगेशन क्या होता है, सबसे पहले लिटिगेशन समझो। लिटिगेशन होता है कि आप जो है किसी वकील को आप उसको फीस पे कर रहे हो कोर्ट केस करने के लिए, ठीक है, दैट इज लिटिगेशन एक्सपेंस। अब यहाँ पर जो है अमर, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे और अच्छे से समझते हैं। जो अमर है, अमर जो है वो बिजनेस करता है, ठीक है, XYZ कंपनी का ये ऑनर है अमर। अमर की कंपनी XYZ जो कि बनाती है टी शर्ट, ठीक है, एक टी शर्ट, ये टी शर्ट्स बनाते हैं। अब मोनू जो है वो मोनू जो है एक न्यूज़पेपर में इस कंपनी के अगेंस्ट कुछ आर्टिकल प्रिंट करते हैं कि कंपनी की जो शर्ट्स होती हैं वो बेकार होती हैं, इस तरीके का। ठीक है, अब अमर को इस चीज़ को जब वो देखता है, न्यूज़पेपर रीड करता है कि भाई ये क्या है, मेरी कंपनी के बारे में ऐसे गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है जिसकी वजह से अमर की कंपनी को काफ़ी नुकसान होता है। जो भी लोग न्यूज़पेपर में ये खबर पढ़ते हैं कि भाई इसकी कंपनी तो बेकार है, शर्ट का अच्छी क्वालिटी की नहीं बेचती, तो कस्टमर क्या करते हैं, उसकी कंपनी से शर्ट परचेज नहीं करते। तो इस वजह से अमर को क्या होता है, बहुत सारा लॉस होता है। ठीक है, तो अमर क्या करता है, मोनू के अगेंस्ट केस कर देता है। अब केस करने के लिए उसे एक लॉयर चाहिए। देखो ये रे भैया लॉयर, ठीक है, ये है मिस्टर ए, एक लॉयर है। अब लॉयर फ्री में तो काम करेंगे नहीं, उनको चाहिए मोटी इनकम। अब ये मोटे पैसे क्या करते हैं, अमर मिस्टर ए को दे देते हैं कि भाई आप मेरे बिहाफ पे केस लड़ो। तो अमर ने यहाँ पर क्या करे, ये पैसे इस लॉयर को दिए जिससे कि वो मोनू पर केस कर सके। तो ये क्या है, ये जो एक्सपेंस हुआ अमर का, जो एक्सपेंस हुआ, ये जो पैसे मिस्टर ए को उसने पे करे, दैट इज लिटिगेशन एक्सपेंस। उसको वो लिटिगेशन एक्सपेंस के रूप में प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेगा। ठीक है, और इसको क्या करना है, इसको अलग से शो करना है, क्योंकि ऑर्डिनरी आइटम में ये वो आइटम है जिसे डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं लिटिगेशन सेटलमेंट एक्सपेंस। अब लिटिगेशन सेटलमेंट एक्सपेंस क्या होता है, इसे भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब सपोज ये जो अमर है, ठीक है, और ये है एक पर्सन, इस पर्सन का नाम है मिस्टर ए, ये है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने देखा कि भाई इनकी तो शर्ट सच में जो है वो शर्ट जो बनाते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो इसने इस पे केस कर दिया, इसकी कंपनी पे XYZ। इसने मोनू की तरह गलती नहीं करी कि लिखा और उसकी कंपनी को लॉस करा, नहीं भाई, इसने इसकी कंपनी पे केस कर दिया, XYZ की, अमर की कंपनी पे केस कर दिया। ठीक है, अब अमर ने इसको बुलाया कि भाई मिस्टर ए सुनो मेरी बात, क्यों आप इस लफड़े में पड़ रहे हो, आप ऐसा करो, आपको जो पैसे चाहिए वो मैं दे देता हूँ, हम सेटलमेंट कर लेते हैं, जो है सेटलमेंट कर लेते हैं। तो इससे अमर ने सेटलमेंट कर ली, मिस्टर ए को कुछ पैसे, यहाँ पर देखो ये जो है 2-2 हज़ार रुपये के नोट मिस्टर ए को दे दिए और हो गई इनकी सेटलमेंट। ठीक है, तो इसको ये क्या करेंगे, इसे बोलते हैं लिटिगेशन सेटलमेंट एक्सपेंस, जो इसने उस पर्सन को दिए सेटलमेंट करने के लिए, केस सेटलमेंट करने के लिए, क्योंकि इस पर्सन ने इसके ऊपर केस कर दिया कि आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। हाँ, अमर भी जानता है कि कुछ ना कुछ खराबी है, चलो भाई दे दो पैसे और ये मामले को ख़त्म करो। तो ये क्या करा, इसने सेटलमेंट कर दिया। ठीक है, तो दैट इज लिटिगेशन सेटलमेंट एक्सपेंस, जिससे ऑर्डिनरी आइटम में आपको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री जो है, स्टॉक जो है, उसकी वैल्यू क्या हो गई,
डिक्लाइन हो गई, कम हो गई, तो उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से शो करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पर समझते हैं। अब देखो ये अमर है, अमर ने जो स्टॉक प्रिपेयर किया, जो भी इन्वेंट्री थी, उसकी वैल्यू क्या हो गई मार्केट में। पहले सपोज 12,000 रुपए की थी, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने 12,000 की थी उसकी वैल्यू। अब जो उसकी वैल्यू है वो 10,000 की हो गई है, 10,000 की हो गई है, डिक्लाइन हो गई है, उसकी वैल्यू क्या हो गई है। देखो यहाँ पर इस ग्राफ में ये क्या हो रही है, गिर रही है वैल्यू। तो जो वैल्यू है वो जो है इन्वेंट्री की गिर गई है, तो उसको भी प्रॉफिट एंड लॉस में आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है, अलग से। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं रिवर्सल ऑफ प्रोविजन फॉर कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जो अमर है उसने एक प्रोविजन बनाया हुआ था कि ऐसे कंस्ट्रक्शन होगी तो ऐसे ऐसे मुझे जो चीज़ें हैं वो चाहिए होंगी। तो उसने जो प्रोविजन बनाया था, अब कंस्ट्रक्शन हुई नहीं, तो उस प्रोविजन को क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा, ठीक है, प्रोविजन को कैंसिल करना होगा। या फिर जो कंस्ट्रक्शन का अमाउंट जो ज़्यादा ले लिया उसको कम करना पड़ेगा या उसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो ज़्यादा अमाउंट ले लिया तो उसको कैंसिल करो, या प्रोविज़न जो बना रखा था उसके लिए और कंस्ट्रक्शन नहीं हुई तो उस प्रोविज़न को कैंसिल करना होगा। रिवर्सल ऑफ प्रोविज़न फॉर कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन के लिए, यहाँ पर आप एग्जाम्पल के लिए एक पिक्चर देख सकते हो, इसमें क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है। अगर कंस्ट्रक्शन नहीं हुई तो उस प्रोविज़न को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखो ये जो सारे थे वो आइटम थे ऑर्डिनरी के, ठीक है, ऑर्डिनरी आइटम के ये सारे आइटम थे, इनको आप अलग से शो करोगे। तो देखो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ऑर्डिनरी के अगर आपकी जो भी आइटम है यहाँ पर आप क्या करोगे, अलग से शो करोगे, यहाँ पर लिखोगे उन्हें और यहाँ पर अलग से उन आइटम को शो करोगे जो भी उसमें ऑर्डिनरी आइटम है, ठीक है। तो हमने ये सारे ये वन बाय वन इन सबको अभी कवर किया है, ठीक है, कि किस तरीके से फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंस, लिटिगेशन, सेटलमेंट होगी, और इन्वेंट्री की अगर वैल्यू कम होगी या प्रोविजंस हो गए, तो इन सबको हमें क्या करना है, डिस्क्लोज करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अब हम यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अब एस्टिमेट क्या होती है कि मैंने पहले एस्टिमेट किया कि भाई इतना हो सकता है डेप्टो बैड डेप्ट मेरे 50,000 के हों, लेकिन जो अगले साल फिर मैंने देखा कि भाई ये 50,000 तो नहीं, 60,000 तक मेरा एस्टिमेट बढ़ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, अनुमान हो रहा है कि जो बैड डेप्ट हैं वो पहले 50,000 के होते लेकिन अब भाई 60,000 तक हो सकते हैं। तो जो एस्टिमेट चेंज हुआ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब जो लॉस था, पहले मेरे को ऐसा लग रहा था 50,000 का होगा लेकिन अब 60,000 का हो रहा है, तो अब मैं उसके लिए क्या करूँगी, उसके लिए जो प्रोविज़न का अमाउंट है उसे इंक्रीज़ कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, कुछ चेंजेस करे प्रोविज़न में, तो उस चेंजेस को भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मीन प्रोविजंस व्हेनेवर एनी चेंज इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर क्या हुआ, एस्टिमेट था ना कि भाई अब जो है बैड डेप्ट 60,000 तक हो जाएंगे, तो एस्टिमेट मेरा क्या हो गया, और बढ़ गया, तो लॉस और बढ़ने के चांसेस हैं। तो एस्टिमेट बढ़ने पर जो भी चेंज होगा उसको डिस्क्लोज करना। सपोज 50,000 का था, अब मुझे लगा कि भाई 50,000 के बैड डेप्ट ना होंगे, 30,000 के होंगे या कम होंगे, तो मुझे प्रॉफिट हो गया। तो जो भी हुआ उसमें चेंजेस, लॉस या प्रॉफिट, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। देन सच चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट में जो भी चेंजेस हुए उस चेंजेस को यहाँ पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है XYZ लिमिटेड हैड मेड प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। तो XYZ हैड क्या करा उस कंपनी ने, उसने एक प्रोविज़न बनाया 1,00,000 रुपए का। कौन सा सन है, 2018 से 2019 तक। बट इन ईयर 2019-20 में क्या हुआ, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट प्रोविज़न शुड बी 1,20,000, यानी 1,00,000 का जो प्रोविज़न था वो क्या हो गया, 1,20,000 रुपये का प्रोविज़न हो गया, यानी कि 20,000 रुपये से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। 2019 और 20 में प्रोविज़न इज़ रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड बाय 20,000। तो पहले 1,00,000 का था, अब 20,000 का और बढ़ गया, तो अब इसकी क्या करेंगे, इसको भी डिस्क्लोज करेंगे। देखो इसकी एंट्री क्या होगी, 20,000 का इंक्रीज़ हुआ है ना, तो 20,000 से हम और इंक्रीज़ कर देंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट, क्योंकि अभी बैड डेप्ट नहीं हुए, अभी डाउट है, हमें ऐसा एस्टिमेट लगा रहे हैं, हम अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है
लेकिन अभी हुआ नहीं है तो इसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लिखेंगे। ठीक है, इसको देखते हैं हम आगे पूरे क्वेश्चन को। द अमाउंट इज टू बी डेबिटेड, वही लिखा है 20,000 का। ठीक है, एस्टिमेट इफ सच चेंज इज मटेरियल। अब मटेरियल कौन से होते हैं? मटेरियल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, यानी कि जो इम्पॉर्टेंट है उन्हीं को, उनमें जो चेंजेस है उसी को डिस्क्लोज करना। अब इमटेरियल है जो ज़रूरी ही नहीं है, उसको तो दिखाने की वैसी ज़रूरत नहीं होती, उसको बोलते हैं हम छोड़ो। इमटेरियल है तो छोड़ दो। मटेरियल है जो हमारे काम का है, उस चीज़ों को दिखाओ, बाकी को छोड़ दो। ठीक है, देन इट शुड बी डिस्क्लोज। तो यहाँ पर वही बात लिखी है कि मटेरियल है, मटेरियल आइटम है तो उसे डिस्क्लोज करो, अदरवाइज उसे इग्नोर कर दो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज सेपरेट आइटम। अगर वो है तो उसको सेपरेट दिखाओ, जो भी मटेरियल में चेंज हुआ है, मटेरियल आइटम यानी कि कोई इंपॉर्टेंट आइटम में कुछ भी चेंज हुआ है तो उसको आप अलग से डिस्क्लोज करो। इफ सच चेंज इज नॉट मटेरियल सेपरेट डिस्क्लोज इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर वो इमटेरियल यानी कि मटेरियल नहीं है तो हम उसे बोलते हैं कि आप उसे छोड़ दो, उसको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने वही आपको दिखाया है कि 20,000 का जो है वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अलग से दिखा दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या होगा? बैलेंस शीट में जो डेटर होंगे उसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो होंगे वो 1,20,000 से हो जाएंगे। 1,00,000 के पहले थे और 20,000 के और इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो ये क्या होंगे? 1,20,000 से हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा .5 प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी में कुछ चेंजेस हो गए। ठीक है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी मीन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग सच प्रिंसिपल। यानी कि कोई मेथड जो हम पहले फॉलो कर रहे थे अब उसको ना फॉलो करके कुछ और फॉलो कर रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ हमने पॉलिसी में चेंजेस कर दिए। जैसे एग्जांपल स्टॉक वैल्यूएशन मेथड या पॉलिसी। तो जो हम पहले पॉलिसी अपना रहे थे अब वो पॉलिसी ना अपनाकर दूसरी पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी अब पॉलिसी में चेंजेस हुए हैं उसको भी डिस्क्लोज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी चेंजेस हुए हैं और उसकी वजह से जो इम्पैक्ट हुआ है उस इम्पैक्ट को भी आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करना होगा। दिस पॉलिसी आर फॉलोड इन प्रिपरेशन एंड presentation of financial statement whenever there is any change in accounting policy then disclose। जो भी आप पॉलिसी में चेंजेस करोगे वो अकाउंटिंग पॉलिसी में आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आपकी पुरानी पॉलिसी क्या थी, न्यू पॉलिसी क्या है और क्या रीज़न थे उनको चेंज करने के, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या कोई चेंजेस है या लॉज के थ्रू कोई चेंज हुआ या बेटर प्रेजेंटेशन के लिए आपने उसमें चेंजेस किए। ठीक है, उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ा आपके बिजनेस में, क्या इफेक्ट पड़ा, क्या प्रॉफिट में इफेक्ट पड़ा। ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पर शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं समरी आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया AS5 होता क्या है। AS5 में हमने जाना कि जो कुछ एक्सपेंसेस या कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं जिन्हें आपको अलग से डिस्क्लोज करने की ज़रूरत होती है। AS5 उसको डील करता है। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो आइटम होते हैं जिसका बिजनेस यानी कि ऑर्डिनरी आइटम नहीं होते, जिसका बिजनेस की डे टू डे लाइफ से लिंक नहीं होता है, ठीक है, या रेगुलर बेसिस पे वो नहीं होते। ठीक है, जैसे अर्थक्वेक इज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, या कुछ चोरी हो गई या कोई आग लग गई तो ये सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम प्रायर पीरियड आइटम। अब ये क्या होता है कि जो एंट्रीज होती हैं उसमें क्या होता है, जो पर्सन है वो पिछले साल कोई एक एंट्री करना भूल गया होता है, जिसकी वजह से वो नेक्स्ट ईयर उस एंट्री को PPI करके उसको शो करता है, यानी कि प्रायर पीरियड आइटम, कि उसने पिछले साल जो गलती करी थी या जो आइटम वो भूल गया था लिखना उसको वो इस साल दिखा देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी आइटम। ऑर्डिनरी आइटम क्या होते हैं, जो जिसका मेन काम ये क्या होता है, रेवेन्यू जनरेटेड होता है, मेन रेवेन्यू जनरेटेड होता है, प्लस इसका डे टू डे बिजनेस की एक्टिविटीज से इसका काम होता है। ठीक है, आइटम दोज डिस्क्लोज इज रिक्वायर्ड। अब इसमें दो तरीके के आइटम होते हैं जिसको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत होती है और दूसरा डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती। डिस्क्लोज करने की उनको ज़रूरत नहीं होती जो डे टू डे लाइफ में जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। ठीक है, नॉर्मल एक्सपेंस है अगर कोई तो उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो कुछ अलग से है तो उसको दिखाने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर कोई फिक्स आइटम आपने बेच दिया है, ठीक है, उस पर अगर आपको कोई लॉस हुआ या प्रॉफिट हो तो आपको दिखाना पड़ेगा।
कोई आपने इन्वेस्टमेंट सेल की, उस पर अगर आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट हो तो वो भी आपको शो करना पड़ेगा। लिटिगेशन एक्सपेंस होता है कि वकील को आपने फीस दी कोई केस करने के लिए, तो वो आपको शो करने की ज़रूरत है। लिटिगेशन सेटलमेंट एक्सपेंस होता है कि आपने किसी केस को ख़त्म करने के लिए कोई एक्सपेंस पे कर दिया, ठीक है, तो वो होगा आपका लिटिगेशन सेटलमेंट। आपने सेटलमेंट कर ली तो वो भी आपको अलग से शो करने की ज़रूरत है। डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में जो वैल्यू है वो कम हो गई तो वो भी आपको यहाँ पर शो करने की ज़रूरत है, ठीक है। रिवर्सल ऑफ प्रोविज़न फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के लिए आपने कोई प्रोविज़न बनाया था, उसको अब नहीं करना तो उसको कैंसिल करना है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर शो करने की ज़रूरत है। प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, यानी कि कुछ एस्टिमेट सी कि 1 लाख का आपका क्या होगा, बैड डेप्ट होगा, लेकिन एस्टिमेट बढ़ गया कि भाई अब तो ऐसे लग रहा है कि और ज़्यादा भी बैड डेप्ट हो सकते हैं, तो एस्टिमेट में अगर आपका इंक्रीज़ हुआ तो वो भी आप शो करोगे। और सपोज कि 1 लाख का था आपका एस्टिमेट, लेकिन अब 50,000 का लग रहा है, तो वो भी आपको शो करना पड़ेगा। यानी कि प्रॉफिट हो या लॉस हो तो आपको दोनों ही सूरत में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। AS5 हमारा ये बोलता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी में कुछ भी चेंज करा आपने, जो पहले पॉलिसी अपना रहे थे अब वो पॉलिसी ना अपना कर दूसरी पॉलिसी अपना रहे हो, तो वो भी आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू AS5, ठीक है। यानी कि ओल्ड पॉलिसी क्या थी, न्यू पॉलिसी क्या थी, क्या क्या रीजंस थे क्यों आपने चेंज किया, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी पड़ेंगी। डिस्क्लोज का पार्ट है ये बेसिकली हमारा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और हमारे ब्लॉगर पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ब्लॉगर की आईडी यहाँ पर गिवन है www.studywithprofessionalclasses.blogspot.com। सो थैंक यू फ्रेंड्स।